सो नॉर्मल रेसिडेंस बनने के लिए जो दो शर्तें हैं, पहला एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनरली रेसिडाइज फॉर 1 ईयर और more than 1 ईयर विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि यदि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इंडिविजुअल 1 साल या 1 साल से अधिक किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है, ठीक है, उसके साथ साथ ही शुड हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, और उस देश में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। जैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा? अर्निंग, ओके, एक्सपेंडिचर, ओके, you can say the production activities, distribution, consumption expenditure, these all things, okay, should be maintained by that individual or institution in the domestic territory for 1 or more than 1 year, okay, that will be treated as normal residents of that country। दूसरा और जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज, बच्चों आप अगर नोट्स करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स कर सकते हैं। ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री, ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री becomes normal residence of another country, okay। जैसे मैं आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ आई एम हायर्ड बाय इंटरनेशनल कंपनी फॉर मोर देन 1 or 2 years, अगर मैं हायर्ड हो जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे मैं जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं जैसे अर्निंग, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे वर्क कर रहा हूँ फॉर मोर देन 1 year, ओके, तो आई विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ दैट कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ दैट कंट्री, ओके। तो मेरा जो इनकम है, अगर मैं अपना इनकम इंडिया भेज रहा हूँ तो इस इनकम को हम लोग क्या कहेंगे? इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे। तो खैर नॉर्मल रेसिडेंस की बात थी। नॉर्मल रेसिडेंस बनने के लिए दो शर्तें हैं। पहला, एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन को डोमेस्टिक टेरिटरी में विद इन 1 ईयर और मोर रहना पड़ेगा, और दूसरा शर्त यह है कि उसका इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ होना चाहिए, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ होना चाहिए, ओके। इसमें से जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अगर पूछ दिया कि फॉरेन टूरिस्ट, मान लीजिए कि इंडिया में कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है, ठीक है, वो 1 साल से अधिक रहता है यहाँ, तो क्या वह इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा? बच्चों टूरिस्ट आते हैं अपने हॉलिडे स्पेंड करने के लिए, ठीक ना, दे नॉट डू द फैक्टर सर्विसेज, ओके। तो टूरिस्ट अगर 2 साल 3 साल भी रहे यहाँ पे तो वो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहलाएंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया हुआ है, या यहाँ का कोई पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंटरनेशनल कंट्री में गया हुआ है, ठीक है, तो वो खर्च कर रहा है, लेकिन वो फैक्ट्री सर्विसेज नहीं कर रहा, कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अर्निंग एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो जस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है। अगर वो 2 साल भी रहता है तो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंस नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जैसे कि WHO है, IMF है, UNO है, ये सब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इनके ऑफिसेस इंडिया में बिल्डअप हैं तो भी ये नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, ठीक ना,
और आप कह सकते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो इंडिया में रहते हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होते हैं, ठीक ना। वो कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंस होते हैं? अपने देश का, ठीक ना। तो WHO, IMF आर द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस कौन होते हैं? जो टूरिस्ट होते हैं, ठीक ना। जो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हर देश में एम्बेसीज होती है, इंडिया में भी बहुत सारे कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, जैसे अमेरिका की, पाकिस्तान की, चाइना की एम्बेसीज हैं, ठीक है ना। तो इन एम्बेसीज में जो फॉरेन स्टाफ काम कर रहे हैं, दे आर द नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, दे आर द नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये नॉर्मल रेसिडेंस अपने यहाँ के कंट्री के होते हैं, ठीक है। उसके बाद से जैसे क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, जैसे कि मान लीजिए कि फॉरेन शिप आता है, जहाज आता है समुद्र के रास्ते से, क्रू मेंबर्स उतरते हैं, कुछ समय तक यहाँ बिताते हैं, फॉर लेस देन 1 ईयर अगर बिता रहे हैं तो वो नॉर्मल रेसिडेंस नहीं हो सकते, ठीक ना। बॉर्डर वर्कर, या सपोज दैट कि हमारा जो डिफेंस टूर होता है, हमारे सेना के स्टाफ वगैरह जो है ट्रेनिंग के लिए कहीं जाते हैं, ठीक ना, जैसे अमेरिका, चाहे रशिया, जापान जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो लोग नॉर्मल मोर देन 1 ईयर भी स्पेंड करते हैं वहाँ पे, तो भी वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहे जाते, ठीक है। तो जैसे फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन स्टाफ, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, क्रू मेंबर्स, these all are not included in the normal residents of India. So student, normal residents are those individuals who lives in a domestic territory of a country for 1 year or a period of 1 year or more, and his center of economic interest must be lies in that country. After this they become normal residents of the country, ठीक है। We are the citizen, we also are the normal residents of this country. तो हमारे द्वारा जो भी हम फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, जैसे आई एम गिविंग माई टीचिंग सर्विसेज, तो यहाँ पे जो मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ, फैक्टर इनकम अर्न कर रहा हूँ, ठीक ना, इन द वे ऑफ वेजेस, ठीक है। तो दिस इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अब आते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। बच्चों, इसे समझाने के लिए मैं कुछ मैपिंग मेथड का यूज करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आए। बहुत अच्छा तो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन समझने के लिए ये चीज़ें ठीक हैं, हम लोग इससे समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज आवर कंट्री इंडिया, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी। बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी वो टेरिटरी होता है जिसमें हमारे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीली, विदाउट कोई बैरियर चलता है, ठीक ना। वर्ल्ड में ऐसे प्लेसेस जहां पे हमारा गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट कोई बैरियर चलता है, ठीक ना, तो वो सारे पार्ट हमारे कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट होते हैं। अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो हमारा ये नक्शा दिख रहा है, दिस इज आवर पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट, टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी बोथ आर सेम। इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट within which person, goods and capital circulate
फ्रीली, यानी कि इकोनॉमिकल टेरिटरी is the geographical area within which, या आप लिख सकते हैं geographical area administered by government, within which person, goods and capital moves freely। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स की भाषा में जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी जनरली हम लोगों को बस यही नजर आता है, बस हम लोग बहुत सारे जो बच्चे हैं इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, वो समझ लेते हैं बस ये जो इंडिया का जो बॉर्डर नजर आ रहा है बस यही हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, नहीं। ठीक है, एज पर द यूनाइटेड स्टेट ये उन्हीं का डेफिनेशन है, इकोनॉमिकल टेरिटरी और यू कैन से डोमेस्टिक टेरिटरी। इकोनॉमिकल टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री within which person, goods and capital moves freely। ठीक ना, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पे है नेपाल, ठीक है, और यहाँ पे है चाइना, और हमारा एयरलाइंस का नाम है इंडियन एयरलाइंस। तो इंडियन एयरलाइंस इज द कैपिटल, इज द एसेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन हमारा जो एयरलाइंस उड़ रहा है, हमारा जो जहाज उड़ रहा है इंडियन एयरलाइंस, वो नेपाल से चाइना और चाइना से नेपाल, वो इंडिया नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टिकट की बुकिंग होगी, जो भी इस हवाई जहाज के जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे, ठीक है, इस पे चाइना का गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, इसमें हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ही जो भी लॉ, जो भी कानून बनाते हैं उसी के हिसाब से ये फ्लाइट जो है वो मूव करती है, नेपाल टू चाइना, चाइना टू नेपाल। यानी कि यहाँ पे जो फ्लाइंग सर्विसेज, यहाँ पे जो सर्विसेज दिया जा रहा है, नेपाल के लोग चाइना जा रहे हैं, चाइना के लोग नेपाल जा रहे हैं, ठीक ना, उसमें किस एसेट का यूज हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे इस सर्विसेज में किसका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक ना। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिकल टेरिटरी। सपोज दिस इज द अरेबियन सी, ठीक है, और यहाँ तक हमारा बॉर्डर है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, समुद्र में भी बॉर्डर होता है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये इंडियन बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर। अब यहाँ पे समुद्र के किनारे बहुत सारे फिशरमैन रहते हैं, मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं, तो ये नाव से समुद्र में जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, फिर लाते हैं, फिर मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन सपोज दैट अगर ये फिशरमैन इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी जाते हैं, ठीक है, और वहां से भी अपना जो है एक्टिविटीज, फैक्टर सर्विसेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे जो भी रूल्स और रेगुलेशन है, अगर कोई अगर इंटरनेशनल कंट्री वहाँ पे कोई बैरियर नहीं लगा रहा है और
और हमारा गवर्नमेंट फ्रीली जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उस जगह पे, ठीक है, तो वो भी हमारा इंटरनेशनल, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि हमारे देश के लोग विश्व के अलग अलग देशों में रहते हैं, ठीक ना, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक ना, एम्बेसीज बनाई जाती है, ठीक ना, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने लोगों का देखभाल करता है, कोई प्रॉब्लम से उसको सॉर्ट आउट करता है। तो सपोज इंडियन एम्बेसीज जो है वो आपका ईरान में इंडियन एम्बेसीज है, ठीक है। तो ईरान इतना बड़ा देश है, ईरान जो है इतना बड़ा देश है, ठीक ना, उस देश के इस छोटे से पार्ट में बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें इंडियन ऑफिसर्स जितने भी हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इंडियन स्टाफ या जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं उसका सैलरी कौन दे रहा है, उसकी सैलरी कौन दे रही है, हमारी गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है ना। तो ये जो ईरान का ये जो पार्ट है ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर इंडिया में ईरान की एम्बेसी है, ईरान का एम्बेसी है इंडिया में, ठीक ना, तो यहाँ पे जितने भी स्टाफ काम करेंगे, ठीक ना, उसका जो भी इनकम होगा वो सैलरी कौन भेजेगा, ईरान भेजेगा, ठीक है। तो ईरान एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक ना, तो उनका फैक्टर पेमेंट कौन दे रहा है, ईरान दे रहा है, ठीक है ना। भले ये एरिया हमारे इंडिया के अंदर में है लेकिन ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी एक्टिविटी, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कंजप्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, वर्ल्ड में किसी भी कोने पे हो रहा है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन हमारा गवर्नमेंट फ्रीली कर रहा है, तो वो जितने भी पार्ट्स हैं दुनिया में जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारा गवर्नमेंट फ्रीली एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक ना, दीज ऑल पार्ट्स कम्स अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। और डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट होता है उसका सम टोटल ही कहलाता है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम यहाँ से आप समझ सकते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी जितने भी होते हैं ना, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम अर्न किया जाता है, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट्स हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट्स हो, उनका सम टोटल कहलाता है डोमेस्टिक इनकम। बच्चों ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पे मैं केवल बस उसको तोड़ करके पढ़ा रहा हूँ। नेशनल इनकम के डेफिनेशन में जो 3-4 वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, उसको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि फैक्टर इनकम को बताया, उसके बाद नॉर्मल रेसिडेंट्स को बताया, और तीसरा जो है डोमेस्टिक टेरिटरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं कि हाँ कौन सा पार्ट डोमेस्टिक टेरिटरी का है, कौन सा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो आप नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि आगे जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, जब भी आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे, तो उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। आगे जो भी एग्रीगेट में समझाऊंगा उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो कहा यह जाता है ना कि अगर बेस मजबूत हो, अगर हमारा किसी भी सब्जेक्ट का बेस मजबूत हो, तो आगे जो भी चीज़ें हम लोग समझेंगे वो बहुत ही पक्का और सॉलिड समझ में आता है, वो बहुत दिनों तक दिमाग में मेमोराइज होता है, ठीक है। अगर इन चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, तो आगे जो भी क्लासेस होंगी, ठीक ना, बहुत ही रनिंग, बहुत ही स्पीडली होगी, तो वहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही कॉन्शियस होकर के अपने स्टडी को जारी रखिए, चाहे कोई भी इन्वायरमेंट है। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है बाहर में, फिर भी हम लोग डटे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आप भी पढ़िए और मेहनत कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स होती है पूछिए। तो बच्चों ये डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, ठीक है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल मूव्स फ्रीली,
ठीक है। तो ये मैंने जैसे एम्बेसीज का एग्जांपल दिया, इंडियन एम्बेसीज ईरान में है, चाइना में है, नेपाल में है, भूटान में है, ठीक ना, ब्रिटेन में है, रसिया में है, जापान में है, अमेरिका में है। ये सारे एम्बेसीज इंडिया के जहां जहां भी हैं वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट हैं, ठीक है। फिशरीज जो भी होता है इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर पे, ठीक है ना, हमारा जो फिशरमैन जाते हैं वो बिजनेस करते हैं, वहाँ से प्रोडक्शन करते हैं, लेके आते हैं, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज है, टाटा स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक ना, तो ये नहीं कि जो इंडिया में ही सेटअप है, वो विदेश में भी, बाहर में भी सेटअप है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। हमारी जो एयरलाइंस है या हमारी जो भी एसेट्स हैं जो बाहर में चल रहा है, बाहर के लोगों को सर्विसेज अपना दे रहा है, ठीक ना, तो सर्विसेज से प्राप्त हुआ जो इनकम है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज था लास्ट में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, ठीक ना। NFIA इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इन डोमेस्टिक इनकम। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? सिंपल, विदेश से, फॉरेन कंट्री से जो फैक्टर इनकम आता है इंडिया, दैट इज कॉल्ड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे ये तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है क्योंकि इंडियन एम्बेसी है कहाँ पे? ईरान में। लेकिन ईरान का जो बाकी जगह है, ये सारी जगह जो है, ठीक ना, यहाँ पे ऑयल, क्रूड ऑयल निकालने का माइंस है, ठीक ना, यहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, तो हमारे बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, इन सारे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, इन सारे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और काम करने के बाद जो उनको इनकम प्राप्त होता है वो इनकम कहाँ पे लेके आते हैं? इंडिया में, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन इंडियन एम्बेसी से जो हम लोग इनकम करके इंडिया लाएंगे, दिस इज नॉट कॉल्ड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों? क्योंकि ईरान के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है दैट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी से आया हुआ इनकम डोमेस्टिक इनकम होता है, और रेस्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कि जिसपे हमारे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है, अगर वहां पर भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स जाते हैं, कमाते हैं, कमा करके फैक्टर इनकम अर्न करके लाते हैं इंडिया, तो दैट इनकम इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, बाकी आप डिटेल बुक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है नेशनल इनकम के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क फ्रॉम मी बाय व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।